हेलो डियर एस्पिरेंट्स, मैं हूं अमरेंद्र तिवारी एंड यू आर वाचिंग बोधिसत्व पीसीएस। 69 बीपीएससी प्री के लिए आपका प्रिपरेशन अब अंतिम अवस्था में है, अंतिम चरण में है। आप इसके लिए डी डे के लिए आप पिछले साल भर, 1.5 साल, 2 साल, 3 साल से मेहनत करते आ रहे होंगे। होता क्या है कि बच्चे पिछले कई सालों से मेहनत करते आ रहे होते हैं और अंतिम अवस्था में आके, अंतिम चरण में आके किलिंग इंस्टिंक्ट की कमी के वजह से, या यूं कहें कि प्रॉपर गाइडेंस की कमी के वजह से, जानकारी के अभाव में, या अपने आप को कंपोज नहीं रख पाने के अभाव से इन बचे हुए समय का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन, एग्जाम के पहले 1-2 दिन का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, हड़बड़ाहट में रहते हैं और एग्जामिनेशन में ओवरऑल ये होता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जाके 2 घंटे में बहुत सारे सिली मिस्टेक्स कर देते हैं। तो आपको इन सारी चीजों से बचना है ताकि आपका साल भर, 1.5 साल से जो भी समर्पण है, जो भी आपने संसाधन झोंका है, अपने आप को झोंका है, उसका सुफल, प्रतिफल आपके पक्ष में हो, ना कि विपक्ष में हो जाए और आपका 1 से 2 नंबर से रह जाए। बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं। मैं हमेशा ही प्री एग्जाम से पहले बच्चों को गाइड करता हूं और मैक्सिमम बच्चों को इससे बेनिफिट मिलता है। तो पूरा वीडियो लेक्चर आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट मिनट में आपकी स्ट्रैटेजी किस तरीके से होनी चाहिए, कैसे कैसे आपको रिवाइज करना है, अपने आप को कैसे कंपोज रखना है, इन सारी चीजों के बारे में चर्चा करेंगे और अंततोगत्वा बताएंगे कि एग्जामिनेशन वाले दिन 2 घंटे में आपका माइंडसेट कितना एक्टिव रहे और कितना 100% उसका यूटिलाइजेशन कर सको, ताकि आपका जो भी नॉलेज है उसका फ्रूटफुल रिजल्ट आपके पक्ष में आए माय डियर फ्रेंड। ठीक है, तो हाउ टू मैक्सिमाइज योर स्कोर इन लास्ट मिनट्स फॉर 69 बीपीएससी प्री एग्जामिनेशन, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरा वीडियो लेक्चर 2 सेगमेंट में बटा हुआ है। ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, बट इसको मैंने 2 हिस्सों में बटा हुआ है। एक हिस्से में मैं आपकी साइकोलॉजी, आपकी स्ट्रैटेजी के बारे में चर्चा करूंगा और दूसरे हिस्से में मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आप अपने आप को कैसे कंपोज रखना है और जो भी आपका नॉलेज है उसका मैक्सिमम आउटपुट कैसे निकालना है, पेपर डीलिंग कैसे करनी है। तो चलो एक एक करके शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इफ यू आर न्यू एट माय चैनल देन सब्सक्राइब द चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू नोटिफिकेशन। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग लाइक मास और रिजल्ट। होता क्या है कि आपको लगता है कि अरे बाप रे 500 सीटें है और 2.5 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो रियल कंपटीशन होता है वो 25 से 30 हजार स्टूडेंट्स के बीच होता है, जो सीरियसली या तो घर पे बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं अपने गांव घर में, या अपने पास के शहर में जिला मुख्यालय में कार्य कर रहे हैं, मतलब प्रिपरेशन कर रहे हैं, या पटना में प्रयागराज मुखर्जी नगर या कहीं और देश के किसी कोने में बैठ के प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ऐसे जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं 25 से 30 हजार ही होते हैं और इन्हीं के बीच आपका कंपटीशन होता है। तो अफ्रेड ऑफ मास नहीं होना है कि बाप रे बाप इतना भीड़ है, हमारा कैसे होगा। तो इससे आपको अफ्रेड नहीं होना है। दूसरा, बहुत सारे लोग रिजल्ट से एफिलिएटेड करते हैं, अटैच रहते हैं अपने आप को कि जो भी हम काम कर रहे हैं इसका रिजल्ट हमारे प्रतिफल में आए, हम एसडीएम बन जाएंगे तो ये करेंगे, ये करेंगे। ऑब्वियस सोचना चाहिए आपको, अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये सारी चीजें फीड करनी चाहिए, बट अभी एग्जाम के कुछ दिन पहले रिजल्ट से अपने आप को डिटैच करना होगा, तभी आप जाके आपको मैक्सिमम, आप अपने दिमाग का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो। एक सिंपल सा उदाहरण देके मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि कोई बैट्समैन है और पिच पे उतरता है और ये सोच के उतरता है कि आज हम मतलब 50 रन बनाएंगे या 100 रन बनाएंगे। तो उसके ऊपर इतना रन बनाने का पहले से ही एक ओवरलोड हो जाता, मतलब बर्डन हो जाता है, ओवरलोड नहीं कहेंगे, बर्डन हो जाता है, जिसके वजह से वह अंडर परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आप, क्योंकि वह अपने आप के ऊपर रिजल्ट को हावी कर लिया। लेकिन यदि प्रेजेंट गेंदबाज को बढ़िया से खेले, एक एक गेंद को बढ़िया से तौल के मारे और रन का मतलब उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करे, मैक्सिमम रन ले, तो 50, 100, 200 कब बन जाएगा उसको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी तरीके से आपको अपना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन आपके प्रेजेंट पे देना है। जो भी आपका कंफ्यूजन है उसे दूर करना है, जो कुछ छूट गया है उसे रिवाइज करना है, ये सारी चीजें करनी है, ना कि रिजल्ट से एफिलिएट करना है। तो डोंट बी अफ्रेड ऑफ मास और रिजल्ट। दूसरा क्या है, बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी। देखिए, हैप्पीनेस बहुत बड़ी चीज है। मॉडर्न न्यूरोलॉजी की बात करें, मॉडर्न साइंस की बात करें, या हम अपने सनातन धर्म की बात करें, या ऐसा कहा जाता है कि यदि आप 24 घंटे हैप्पी रह लेते हो, आपको काम, क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष की भावना यदि नहीं छूती है, तो आपके मस्तिष्क का परफॉर्मेंस जो है कई गुना बढ़ जाता है, लगभग 25 गुना बढ़ जाता है। तो इस चीज को ध्यान में रखो। इंटरनली हो जाओ, मतलब इंट्रोवर्ट हो जाओ कुछ दिनों के लिए, लगभग 4-5 दिनों के लिए, जब तक आपका एग्जाम है, और अपने आप से बातें करो, अपनी कमजोरी
कमजोरियों के बारे में जानने की कोशिश करो, अपना एरर बुक वगैरह रिवाइज करो, ये सारी चीजें करो और हैप्पी रहो, खुश रहो। जब आप खुश मिजाज रहोगे, अंदर से उत्साहित रहोगे, तो आप खुद व खुद कॉन्फिडेंट फील करोगे और जो आपका पढ़ा हुआ है ना वो याद रहेगा हमेशा। ठीक है, तो आपको हैप्पी रहना है, कॉन्फिडेंट रहना है। ठीक है, कि बाप रे बाप फलाना तो इतना पढ़ लिया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि आपको डिमोटिवेट करेंगे कि फलाना ने ये पढ़ा, ढिमकाना ने ये पढ़ा। आपको उससे कुछ नहीं करना है। ठीक है, किसी ने कितना भी पीएचडी कर लिया है, अंततोगत्वा उसको कट ऑफ जब तक पार नहीं करेगा वो एग्जाम के लिए, मेंस एग्जाम के लिए उसका सिलेक्शन नहीं होगा। तो कट ऑफ पार करने के लिए उतना ही नॉलेज चाहिए जितना कट ऑफ की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। क्वालिफाइंग नेचर का एग्जाम होता है, ये हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो बी कॉन्फिडेंट, जो भी आप हो उसके प्रति आप कॉन्फिडेंट रहो, अपने आप पे विश्वास रखो और हैप्पी रहो। हैप्पीनेस बहुत ही ज्यादा ये समय की अनिवार्यता है अभी वर्तमान में। ठीक है, यदि आप एग्जाम को क्रैक करना चाहते हो तो। ठीक है, तीसरा टॉपिक है डोंट बी ट्रैप्ड इन एनी फुल ट्राई। देखिए अभी होता क्या है कि एग्जाम के कुछ दिन पहले, जैसे कि मैंने बहुत सारी चीजें पहले पढ़ा दी है, तो जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ लेते हैं। जो अंततोगत्वा वही लोग आते हैं कि चलो भैया लास्ट के एक सप्ताह में देखेंगे, वो प्रिपरेशन वगैरह के नाम पे वो ढोंग वगैरह करते हैं। ये थोड़ा सा हराश वर्ड है, बट हाँ जो ऑलरेडी कहीं मतलब पोस्टेड हैं, कहीं काम में हैं, उनके लिए तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन बहुत सारे लोग यहाँ प्रिपरेशन करेंगे, चलो लास्ट सप्ताह में सारी चीजें देखेंगे, और वो सर्च वगैरह मारते हैं। तो उनके लिए क्या करा जाता है, ऑनलाइन में जो है मार्केटिंग ट्रैप क्रिएट की जाती है कि मैराथन, कोई मैराथन शुरू करता है, कोई सुनामी लाता है, कोई महायज्ञ लाता है, कोई भूकंप लाता है, कोई तबाही लाता है, कोई कुछ करता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें साइकोलॉजिकली आपको ट्रैप करने के लिए बनाई जाती हैं। और उससे होता क्या है कि आपका समय, कोई भी अगर मान लीजिए आपको 100 मीटर का रेस दौड़ना नहीं आता है, आप 400 मीटर का रेस नहीं दौड़ सकते हो, तो आप मैराथन कभी नहीं क्वालिफाई कर पाओगे। ठीक है माय डियर फ्रेंड, तो ये एक एक दिन जो आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ते हो, या जो आपका नॉलेज है पहले से रिस्टोर है, उसको मगअप करते हो, वो जाके आपको एग्जामिनेशन में लाभ पहुंचाता है। तो फुल ट्राई में आपको ट्रैप नहीं होना है कि 500 क्वेश्चंस का ये सेट लगा लो और इसी में से सब लड़ जाएगा, 30+ आपके करंट अफेयर सही हो जाएंगे। ऐसी कोई गारंटी कोई कुछ नहीं दे सकता माय डियर फ्रेंड। ठीक है, आप उन बच्चों को नहीं हरा सकते जो बच्चे साल भर से पढ़ते आ रहे हैं, हर एक मैगजीन पढ़ते हैं, डेली न्यूज पढ़ते हैं। हो सकता है कि करंट अफेयर्स या मैं पढ़ाऊं या कोई और पढ़ाए, कोई टीचर आपको ना प्रोवाइड करे, और वो आप कहीं ना कहीं किसी मैगजीन में पढ़े होंगे या किसी न्यूज़पेपर में आर्टिकल में पढ़े होंगे और आपके सबकॉन्शियस माइंड में हो और आपके सामने प्रश्न आ जाए तो आप उसे कर सकते हो। ठीक है, लेकिन जो बच्चे केवल 500 क्वेश्चन का वो करके जाएंगे, वो तो उनका पहला अप्रोच तो हो गया केवल क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, एनालिटिकल अप्रोच तो हुआ नहीं, तो वो उनको क्या होती है, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो जो भी आपके पास समय है वो अपने आप से अपनी कमजोरियों पे खर्चा करो, उसको एलिमिनेट करने के लिए खर्चा करो, न कि किसी फुल ट्राई में आप ट्रैप हो जाओ। ठीक है, दूसरा है स्टॉप ग्रुप डिस्कशन मगिंग अप न्यू डेटा। अंततोगत्वा होता क्या है कि लास्ट समय में बहुत अनुभव है मुझे इस बात की, लास्ट समय में कुछ पब्लिकेशन हाउसेज कुछ कैप्सूल निकालते हैं, कुछ गेस्ट पेपर टाइप का निकालते हैं कि ये पढ़ लो, फलाना ढिमकाना, ऐसे कैसे पढ़ लो, और बच्चे गरम गरम फोटो कॉपी खरीद के लाएंगे, गरम गरम बुक खरीद के लाएंगे और उनको लगेंगे मगअप करने। ठीक है, तो ये जो है ये एक तरीके से साइनाइड का काम करता है। ठीक है, आपका जो भी प्रिपरेशन है आप उसको रिवाइज तो ना करते हो, साथ में और अपने ऊपर नया डेटा का जब ओवरलोड डालोगे तो ना पुराना याद रहेगा ना नया याद रहेगा। तो जो भी आप साल भर 1.5 साल से पढ़ते आ रहे हो वही आपको काम देने वाला है, कि ना कि अंततोगत्वा आप किसी नए डेटा का एनालिसिस करते हो। ये सब चीजें काम नहीं देंगी, क्योंकि जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करोगे वो मतलब आपके जेहन में रहेगा ही नहीं। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, और ग्रुप डिस्कशन अब के समय में मतलब इस 3-4-5 दिनों में ये स्टॉप कर देना चाहिए। होता क्या है, ग्रुप डिस्कशन में मान लो बात करते करते कोई और बात हो गई तो उसे थोड़ा सा आपको टेंशन क्रिएट हो गया, कुछ और बातें हो गई जो पढ़ाई से हटके है, तो ये सारी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अब इंट्रोवर्ट बनो अपने, कल परसों से तो लोग मतलब वो करने लगेंगे, बोर्डिंग करने लगेंगे, अपने एग्जाम सेंटर के लिए डिपार्ट करने लगेंगे। तो ये जरूरी है कि आप जो है अभी ग्रुप डिस्कशन बंद करो। आपको आपके पास ट्रेन में समय मिलता है या कहीं जाते हो, कहीं मतलब हॉस्टल वगैरह में कहीं रुकते हो या मतलब होटल में रुकते हो, तो वहां पे अपनी मैगजीन रिवाइज करो, अपनी एरर बुक वगैरह रिवाइज करो, ना कि ग्रुप डिस्कशन करो। ठीक है, कुछ नहीं समझ में आता है, जो आपसे नहीं हो पा रहा है, नेट से नहीं हल हो पा रहा है, वो स्टूडेंट मतलब अपने मित्र से पूछ सकते हो, लेकिन बैठ के 3 घंटा 4 घंटा ग्रुप डिस्कशन ये अभी के लिए साइनाइड है। ठीक है,
ट्राई टू क्लियर कंफ्यूजन इफ यू हैव एनी। कोई भी कंफ्यूजिंग पार्ट है आपके सिलेबस में, आपको लगता है कि ये मुझे बार बार भूल जाता है, तो उसको जो है क्लियर कर लो। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन जो है आपको सिली मिस्टेक करवाता है, आप ह्यूमन एरर कर देते हो। तो ध्यान में रखना, जितना आप रिवाइज करोगे उतना ही क्रिस्टल एंड क्लियर डेटा रहेगा। अगला टॉपिक है ईट लाइट एंड एनर्जेटिक फूड, टेक फ्लूइड एज मच एज पॉसिबल। ठीक है, ये सारी चीजें तो ठीक है, एक हद तक आप खूब मेहनती हो और बिहार की प्रतिभा पे मुझे बहुत ज्यादा विश्वास है। हम सब बिहारी इतने लेबोरियस होते हैं ना, लेकिन होता क्या है कि अपने लेबर के चक्कर में अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो डिहाइड्रेट हो जाते हैं, हमारा मस्तिष्क जो है रिचार्ड हो जाता है, जल्दी जल्दी से थकने लगते हैं। और हमको लगता है कि ना भैया, जब थकने लगते हैं तो पढ़ते नहीं है, जब पढ़ते नहीं है तो आत्मग्लानि अनुभव होती है, जब आत्मग्लानि अनुभव होगी तो उससे आपका कॉन्फिडेंस लो होगा। तो इसके लिए अपने आप को एनर्जाइज रखने के लिए आपको लाइट फूड खाना चाहिए, जो कि सुपाच्य हो, जल्दी से पच जाए और आपको ज्यादा एनर्जी दे। जूस वगैरह पीते रहिए, पानी वगैरह पीते रहिए, ताकि आप एनर्जेटिक रहो। ठीक है, डोंट ट्राई टू सेव मनी एट एनी कॉस्ट टेंडेंसी। ठीक है, होता क्या है कि हम जाते हैं एग्जामिनेशन हॉल के लिए, जैसे कल पेपर है तो आज निकलेंगे, सोचेंगे कि चलो भैया 12 बजे से पेपर है, पहुंच ही जाएंगे। तो होता क्या है, जब आप ट्रैवलिंग करते हो ना, तो आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, प्रॉपर नींद नहीं लेते हो, प्रॉपर सो नहीं पाते हो, तो आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपके पेट में गैस हो सकता है। और मैं बताना चाहूंगा कि यदि आपके मतलब आपका एनस साफ नहीं हुआ, मतलब मल द्वार साफ नहीं हुआ, आपके पेट में गैस है, तो आपका परफॉर्मेंस 10 to 20% डाउन हो जाएगा। ठीक है, आपका मस्तिष्क काम नहीं करेगा, आप प्रॉपर नींद नहीं लिए होंगे तो मस्तिष्क का 100% यूटिलाइजेशन नहीं कर सकते हो। तो ये बात ध्यान में रखना। होता क्या है कि बच्चे लास्ट में क्या करते हैं कि चलो भैया हम पैसा बचाएंगे, एग्जाम वाले दिन बाइक से चले जाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं, अगर 40-50 किलोमीटर है तब तो बाइक से आप जा सकते हो, लेकिन 100 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर है, 150 किलोमीटर है, तब ये अवॉइड करो। एग्जाम के एक दिन पहले चले जाओ, हॉस्टल वगैरह में रुक जाओ, एक दो लोगों का ग्रुप बना के, या कहीं से पैसा वैसा मांग के अपने पापा से, मम्मी से, भले वो गाली दें डांटे, लेकिन पैसा मांग के जाके प्रॉपर हॉस्टल में रहो, प्रॉपर नींद लो, प्रॉपर आप फ्रेशन होके आपको एग्जामिनेशन हॉल में जाना है, नीट एंड क्लीन बन के माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इंटरनली और आउटवर्ड फ्रेश होके जाना है। ये नहीं कि आपको मतलब पैसे बचाने के चक्कर में रात में सोए नहीं और कुछ भी खा लिए, कुछ भी पी लिए, एनर्जी लेस है, पेट में गैस है, दिमाग हैंग हुआ पड़ा है, इस अवस्था में आपका पेपर नहीं मतलब वो क्लियर हो सकता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। हाँ, मनुष्य का जो प्रयास होता है, मनुष्य की इच्छा शक्ति होती है, उसके सामने सब कुछ नतमस्तक हो जाता है। तो बट ऐसे 1 से 2% लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड, जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जो एवरेज नॉर्मल लोग होते हैं, उनके लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती हैं। और अंततोगत्वा पैसे बचाने के चक्कर में मत पड़ो। होता क्या है कि आप 10 साल या 5 साल मेहनत करके, 5 साल अपना सब कुछ झोंक के आप 15 लाख रुपया मतलब खर्च करते हो, और तब भी आपका सिलेक्शन नहीं होता है या होता है, तो उससे बेटर है पहले साल में ही, अगर पैसा ही बाधक है तो उतना पैसा खर्चा करके उससे आधा या मतलब उसके बराबर आप सिलेक्शन ले लो। तो आपका जो समय है, आपका जो एफर्ट है, आपकी जो जवानी है, वो सारी चीजें बचेंगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें रखना। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया, क्लियर योर एनस एंड फील फ्रेश। एक बार और मैं इसे मगअप कर देता हूं। डोंट बी अफ्रेड ऑफ एनीथिंग, इधर इट मास और रिजल्ट। बी कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी, डू नॉट बी ट्रैप्ड इन एनी फुल ट्राई, मतलब सुनामी में नहीं फंसना है, घन चक्कर में नहीं फंसना है, महायज्ञ में नहीं फंसना है, मैराथन में नहीं फंसना है। अपने आप के ऊपर विश्वास करो, जो भी पढ़े हो उसी वही काम देगा, और जो भी आपके पास समय है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करो। आप प्रीवियसली जो टॉपिक पढ़ रखा है उसको रिवाइज करने में। Stop group discussion, mugging up new data, try to clear confusion if you have any, eat light and energetic food, take fluids as much as possible, don't try to save money, यहाँ पे मनी होना चाहिए, at any cost tendency, होता है ना कि हम मनी बचाने के चक्कर में बहुत कुछ अपना लॉस कर देते हैं, तो ये चीजें ध्यान में रखना। समय यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपका फ्रेशन अप होना, आपका दिमाग क्रिस्टल एंड क्लियर रखना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना कि यहाँ पे पैसा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान में रखना, क्लियर योर एनस एंड फील फ्रेश। ठीक है, तो ये हमारा पहला पार्ट जो है यहाँ पे खत्म होता है। दूसरे पार्ट में आते हैं। ठीक है, आप एग्जामिनेशन हॉल में पूरा प्रिपरेशन के साथ एकदम नीट एंड क्लीन हो गए, पूरा जाते हो माइंड मेकअप करके।
तो पहली बात, जब आपको OMR सीट मिलती है, हम जब एग्जाम देने जाते थे तो बहुत बच्चे ऐसे होते थे ना कि हड़बड़ी में क्या करते थे, गलत सलत भर देते थे। OMR सीट में अपना जो भी अपना कॉपी का नंबर है या कुछ भी है, रोल नंबर है, वो गलत भर देते थे। अब काटकूट अलाउ नहीं है तो आप नेग्लिजिबल हो जाओगे, आपकी कॉपी की मार्किंग ही नहीं होगी प्रॉपर। तो ध्यान से पढ़ना है उसे, केयरफुली, शांत दिमाग से। जब आप इंटरनली हैप्पी रहोगे ना तो आपका दिमाग वैसे ही शांत रहेगा, ठीक है। और उसके बाद आपका OMR सीट जो भी रिक्वायरमेंट उसमें डेटा मांगा गया है, इंफॉर्मेशन मांगा गया है, उसको फिलअप करना है। दूसरा, ये सारी चीजें हो गई, आपको पेपर मिल गया, तो पेपर को आपको डिवाइड करना है 3 पार्ट में। पहले पार्ट में, पहले राउंड में आपको ये करना चाहिए कि जो 100% आता है, आपको सबको पता होगा, लेकिन मैं यहां पे फिर से फ्रेशन अप कर दे रहा हूं ताकि आप यही स्ट्रेटजी अपनाओ, ठीक है। आप अपनी स्ट्रेटजी अलग से भी अपना सकते हो जो आपको ज्यादा फायदेमंद लगता है, बट मेरे हिसाब से 2 नॉर्मल स्ट्रेटजी है जो अमूमन लोग अपनाते हैं, ये यहां पे काम करता है बहुत ज्यादा। 100% आता है, पहले राउंड में कर लो। जब पहले राउंड का प्रश्न कर रहे होंगे ना तो उसमें ऐसा लगेगा, बहुत सारे आपको प्रश्न ऐसे मिलेंगे कि जिसमें लगेगा कि आपको 2 ऐसे ऑप्शन है जिसमें कंफ्यूजन है, तो 2 वाले कंफ्यूजन में उसके आगे 2 लिख दो, या ऐसे उसके ऊपर ऐसे मतलब कुछ ऐसे 2 का सिंबल बना दो, ताकि आपको लगे कि ये ऐसे प्रश्न है इसमें जिसके ऑप्शंस, 2 ऑप्शंस में मुझे कंफ्यूजन था। तो सेकंड राउंड में वैसे प्रश्नों को हल करने की कोशिश करो, क्योंकि इसमें आपके सही और गलत होने के चांसेस कितना होते हैं, 50-50% का रेशियो होता है, ठीक है। आपका सही हो जाएगा तो 50%, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा है यहां पर सही होने की, ठीक है, ध्यान में रखना। उसके बाद साथ में जब कर रहे होते हो तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें 3 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन होगा, तो 3 ऑप्शंस के लिए भी अलग से उसको सर्किल वगैरह कर लेना है, स्क्वायर बना लेना या ट्रायंगल बना लेना, जो भी आपको आसान लगे। तो जो थर्ड राउंड में आपने, पहले राउंड में 100% जो प्रश्न आता है उसको कर लिया, और आपने OMR सीट आपने कलर कर लिया उन सारे क्वेश्चंस का, ठीक है। उसके बाद सेकंड राउंड में 2 वाले ऑप्शन को आपने क्लियर कर लिया, जो भी ऐसे प्रश्न थे जिसके 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन था, उसको आपने कर लिया, और OMR सीट आपने फिलअप कर लिया, मतलब वो जो सर्किल बनाना है उसे कर लिया। तीसरे राउंड में 3 कंफ्यूजन, मतलब 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है, तो यहां पे जो है ना एलिमिनेशन मेथड टेक्निक जो है बहुत काम करती है, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड टेक्निक जो काम करती है ना, यहां पे सबसे अधिक उसका फायदा आपको यहां पे मिलेगा 3 वाले कंफ्यूजन में, 3 स्टेटमेंट वाले या ऑप्शन वाले कंफ्यूजन में। तो यहां पे जो भी आपके अपनी स्ट्रेटजी है, जो भी आपकी टेक्निक है, उस टेक्निक का यूटिलाइज करते हुए, अपनी पूरी क्षमता को झोंकते हुए, पूरे मस्तिष्क का यूटिलाइजेशन करते हुए, उसमें से 1-2 अगर आप निकाल देते हो तो आपके क्वेश्चन सही होने की प्रोबेबिलिटी जो है बढ़ जाती है। तो मान लीजिए ये 33% की प्रोबेबिलिटी है, तीन मतलब ऑप्शंस में यदि एक भी निकाल दिया तो आपके प्रश्न सही होने की प्रोबेबिलिटी सीधे 33 से 50% बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखना। हाँ, तो आप सोच रहे होंगे कि सर आप चौथे वाले, मतलब ऐसे प्रश्न जो चारों ऑप्शन जिसके समझ में ना आए, चारों ऑप्शन में कंफ्यूजन हो, तो वैसे प्रश्नों को क्या करना है, तो ध्यान में रख लेना। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो है आपका निगेटिव मार्किंग 1/3 है माय डियर फ्रेंड। तो 4 ऑप्शंस में जिसमें मतलब आपको प्रश्न आता ही नहीं है, उसमें तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, तुक्का नहीं मारना है, ठीक है। और मान लीजिए कि तुक्का नहीं मारना है, ठीक है, ये आपको पता चल गया, लेकिन आपको ये लगा कि भैया ये 150 क्वेश्चन में हमको 20वें क्वेश्चन में आवता, अब बिना तुक्का मरले काम ही ना चली, उस समय भी यदि आपको तुक्का मारना है तो सोचो, एलिमिनेशन टेक्निक ना अपनाओ, 1 को छांटो, 2 को छांटो, जो भी टेक्निक आप यूज कर सकते हो यूज करो, मस्तिष्क का यूज करो, तब जाके तुक्का मारो। ऐसे नहीं कि मतलब ऐसे आंख बंद किए और किसी राम जी का नाम लिए या अल्लाह का नाम लिए और मार दिए, ए का बी का मतलब 2 का बी, 3 का बी, ऐसे ऐसे करके लोग बता देते हैं कि ऐसे बी मार दो, सी मार दो, इसमें से सही हो जाएंगे, ठीक है। तो कुछ केसेज में सही होते हैं, लेकिन तुक्का मारने में भी आपका दिमाग यूटिलाइज करना है। उसके बाद रीड क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है, ये तो मैंने बता दिया, इसको मुझे पहले बताना चाहिए था। रीड क्वेश्चन केयरफुली, हम क्या करते हैं कि क्वेश्चंस को जल्दी में, हड़बड़ी में रीड नहीं कर पाते हैं, और जो उसका कीवर्ड होता है उस कीवर्ड को फाइंड नहीं कर पाते हैं, और पता चलता है कि जा ये पूछा था सही है या गलत है, हमने सोच लिया कि सही है। ऐसा होता है ना, हम प्रीजुडाइसेस होते हैं, हमको लगता है कि अमूमन पूछेगा इसमें से कौन सा सही है,
लेकिन उसमें लिखा होता है कौन सा गलत है या कौन सा सही नहीं है, तो वहां पे जाके आपको चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। ठीक है, तो जैसे ये सही है, सही नहीं है, गलत नहीं है या गलत है, ऐसे शब्दों से आपको सावधान रहना है। जैसे सही नहीं है, सही नहीं है तो इसको आप ऐसे, यदि स्टेटमेंट मिले, ऐसा कीवर्ड मिले, स्टेटमेंट नहीं कीवर्ड्स मिले, तो आपको क्या करना है, इसे तुरंत डिकोड कर लेना है। सही नहीं है का मतलब ये गलत है पूछ रहा है, ठीक है, गलत नहीं है का मतलब ये सही है पूछ रहा है। ठीक है, साथ ही विकल्प भी ध्यान से पढ़ना चाहिए आपको। कभी कभी होता है ना, अब चांसेस इसके ज्यादा बढ़ गए हैं कि जो स्टेटमेंट होते होंगे आपके ऑप्शंस वाले, उसमें भी शब्दों का हेर फेर होगा। तो ध्यान से एक एक शब्द, एक एक लाइन को ध्यान से पढ़ के जो है आप आंसर देने की कोशिश करो। ठीक है, ये आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। ठीक है, और यहां पे हमेशा ध्यान रखो कि बीपीएससी यहां पे आपका दुश्मन है। उसको जो एंगल मिलेगा उस एंगल से आपके ऊपर प्रहार करने की कोशिश करेगा, आपको धराशाही करने की कोशिश करेगा। और यहां पे बीपीएससी के इस प्रहारों से बचने का आपके पास एक और एक ही ढाल है, वो आपका काम होना, वो अपने आप को कंपोज रखना, वो आपका शांत और एक्टिव मस्तिष्क है। ठीक है, तो आपका शांत और एक्टिव मस्तिष्क यदि आप अपने आप को कंपोज रखते हुए ढाल के तौर पे यूज करोगे, तो बीपीएससी के हर एक प्रहार को, चाहे वो किसी भी एंगल से करे, आप उसको निस्ते नाबूद करके बीपीएससी के ऊपर विजय का पताका फहराओगे। माय डियर फ्रेंड, इस चीज को ध्यान में रखना। तो प्रहार से बचने की कोशिश आपका दिमाग ही कर सकता है और उसमें सफलता दिला सकता है। ठीक है, लास्ट मिनट रिवीजन के बारे में मैं बता दूंगा। आपके दिमाग में बहुत सारे प्रश्न चल रहे होंगे कि जो समय बचा हुआ है उसमें क्या रिवाइज करें। बहुत बच्चों का तैयार हो गया होगा सारी चीजें, उनको लग रहा होगा कि काश आज वे एग्जाम रही। ठीक है, तो ऐसे में यदि आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आपको बिहार इकोनॉमिक सर्वे और बिहार बजट रिवाइज करना चाहिए। जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सको रिवीजन में उतना करो। ठीक है, क्योंकि यदि बिहार करंट अफेयर्स की बात करोगे ना, तो ये जो 2 सेगमेंट है इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके साथ साथ लास्ट 4 महीने का करंट अफेयर्स पे पूरा पकड़ होनी चाहिए। 4 से 5 महीने का, ऑब्वियस आपने 6 महीना साल भर का पढ़ा होगा, बट 4 से 5 महीने का काफी ज्यादा जो है एक कमांड होना चाहिए। इसके साथ साथ जो भी आपने एरर बुक बनाया हुआ है, मतलब वैसे टॉपिक्स का एरर बुक बनाया हुआ है जो आपको बार बार भूल जाता है, टेस्ट में गलतियां करा देता था, उन सारी चीजों को आपको रिवाइज करना है। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा भी सेगमेंट समाप्त हो गया। इसको समाप्त कर देता हूं। क्वेश्चन को देखो, ओएमआर सीट को आपको जब ओएमआर सीट मिलती है तो केयरफुली मतलब उसको भरना है। जो भी इंफॉर्मेशन मांगा जा रहा है, क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। सही है, सही नहीं है, गलत है, गलत नहीं है, ये सारी चीजें कीवर्ड्स होती हैं, कीवर्ड्स को ध्यान में रखना चाहिए। डिवाइड योर पेपर, 3 मतलब राउंड में आपको पेपर करना चाहिए जो 100% आता है, जिसमें 2 ऑप्शंस में आपको कंफ्यूजन है और 3 ऑप्शंस में कंफ्यूजन है। 3 राउंड में करना चाहिए। इसके साथ साथ तुक्का मारने से बचे, तब तक बचें जब तक आपको ये ना लगे कि भैया आप तो लुटिया डूबेगी ही, हाथ पैर मारना ही पड़ेगा, उस अवस्था में तुक्का मारें। लेकिन फिर भी आप अपना दिमाग का यूटिलाइजेशन करके मारें, आंख मुंद के ना मारें। ठीक है, और यहां पे ध्यान रहे कि बीपीएससी आपका दुश्मन है, हर एक तरीके से आपको धराशाही करने की कोशिश करेगा। एक क्वेश्चन देखिए, आपका सिलेक्शन इसलिए नहीं होता कि आप कठिन प्रश्नों को गलत करते हो। आपका सिलेक्शन इसलिए अगर रुकता है तो इसलिए रुकेगा कि यदि आपने आसान प्रश्नों को गलत किया। तो 67 हो, 68 हो, सब में मैंने बताया था, बहुत बच्चों को लाभ मिला, कुछ ने सुना नहीं तो उनको बाद में रो रहे थे कॉल करके कि सर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए। ठीक है, और लास्ट में रिवीजन आप बिहार इकोनॉमी, बिहार सर्वे, करंट अफेयर्स 4-5 महीनों का, और साथ में जो आपका एरर बुक है उसका बार बार रिवाइज करो। और आप सब बढ़िया से पेपर देके मेंस के लिए मेरे पास आओ। वी आर रेडी टू एक्सप्लोर आवर 69th बीपीएससी मेंस एग्जामिनेशन। काफी स्टैंडर्ड एसए का प्रिपरेशन मतलब पहले सारे टॉपिक्स तैयार करके रखा गया है। करंट अफेयर्स, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, सारी चीजें यहाँ पे एक्युमुलेटिव और इंटीग्रेटेड अप्रोच के साथ आपको प्रदान करी जाएंगी। और 67 मेंस में हमारा बहुत अच्छा रिजल्ट आया है। होप सो कि इस बार भी हम अच्छा परफॉर्मेंस करें। आपके सफलता की शुभेच्छा के साथ मिलते हैं एग्जामिनेशन बाद। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।